हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम जयपुर के जो कछवाहे वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमारी शेष रहेगी थी उन पर चर्चा करेंगे, उनके स्थापत्य के बारे में। इसके अलावा जो जोधपुर के राजवंश है उनके उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का हस्तक्षेप, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा जयपुर का जो कछवाहा राजवंश है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इससे संबंधित जो जयपुर के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा तुंगा का युद्ध देखा था, उसके बारे में पढ़ा था जो प्रताप और मराठों के बीच में हुआ था 1787 में। इसके अलावा ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे, राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, उनके बारे में भी चर्चा की थी। इसके अलावा हुरडा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था उस पर भी हमने जिक्र किया था। चलिए दोस्तों, अब जो अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिकली जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? ये इस विवाद के अंतर्गत क्या होता है कि ये कृष्णा कुमारी सबसे पहले ये कौन थी? ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, और इनका विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुआ था। ठीक है, परंतु संयोगवश मारवाड़ के जो शासक भीम सिंह थे उनका देहांत हो गया था। तो इस पर जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि जो मारवाड़ का आगामी शासक था मान सिंह ने इसे मारवाड़ के राठौड़ वंश का अपमान समझा और इसी बात को लेकर के जयपुर और मारवाड़ के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यही था कृष्ण कुमारी विवाद। चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। और अंत इस विवाद का अंत किससे होता है? इसी कृष्णा कुमारी से होता है जिन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी लाइन टू लाइन अध्ययनों पर। मेवाड़ की राजकुमारी थी कौन? कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। सबसे पहले यही बात है कि कृष्णा कुमारी को लेकर के किन दो रियासतों के बीच में विवाद या संघर्ष शुरू हुआ था? तो वो है एक जोधपुर तो दूसरा है जयपुर। वंश पूछे, एक कछवाहा है तो दूसरा राठौड़ वंश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कृष्णा कुमारी थी कौन। अब देखते हैं कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई। ये भीम सिंह की पुत्री थी मेवाड़ के शासक, और इनके जो सगाई की गई थी वो भी मारवाड़ के शासक, क्या नाम था उनका भी? भीम सिंह था। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये भीम सिंह कौन है? थोड़ा कंफ्यूज वाला है। एक भीम सिंह कृष्णा कुमारी का पिता था और एक भीम सिंह वो था जो मारवाड़ का शासक था और जिसके साथ कृष्णा कुमारी की सगाई की गई थी। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक भीम सिंह द्वितीय ने कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता था वो जयपुर के शासक जगत सिंह से कर दिया था। जयपुर के कौन से शासक है? जगत सिंह के साथ कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर मारवाड़ के जो नव शासक थे मान सिंह, इनके समय में ही जो मान संप्रदाय था ना, नाथ संप्रदाय, उनका प्रभुत्व मारवाड़ पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी मान सिंह ने इसे मारवाड़ का अपना अपमान समझा और मेवाड़ पर आक्रमण करने का भी निश्चय किया था।
तो यहाँ पर मारवाड़ का शासक कौन आता है? मान सिंह। और जयपुर का उस समय शासक कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह दो प्रसिद्ध हुए हैं, एक जगत सिंह यहाँ पर मान लेना, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं, जयपुर में, जो कि कृष्णा कुमारी से रिश्ता हुआ था। और एक जगत सिंह वो भी हुए हैं जिन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके अलावा जो जगत मंदिर है, जगत पैलेस है, उनका निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था। एक का निर्माण प्रथम ने करवाया और दूसरे का नाम जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाला। ठीक है, और यह एक मौका और मिल गया किन्हें? मराठों को राजस्थान की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और कहा कि या तो कृष्णा कुमारी की जो शादी है वो मान सिंह से होगी, अन्यथा कृष्णा कुमारी की हत्या का प्रस्ताव रखा था। अमीर खां पिंडारी ने कहाँ पर डेरा डाला? मेवाड़ में। ठीक है, और मेवाड़ में भीम सिंह को यह संदेश भेजा कि या तो आप कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कर दो, अन्यथा उसे मार डालो। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने आत्महत्या भी कर ली थी। ठीक है, कब है? 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने आत्महत्या भी कर ली थी। ये जो घटना है ना, वो मराठों के लिए एक कलंक था। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि मराठों की वजह से किसी राजकुमारी ने आत्महत्या की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये घटना राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय भी बन गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। राजस्थान के राजनीतिक आंतरिक मामलों में मराठों ने सबसे पहले हस्तक्षेप बूंदी में किया था। बुद्ध सिंह वहाँ का शासक था और उधर जयपुर का शासक सवाई जय सिंह था। ठीक है, और जो काला अध्याय था वो ये था कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर के, जिसमें अमीर खां पिंडारी मराठों सेना का नेतृत्व कर रहा था और उन्होंने मेवाड़ में अपनी सेना को संगठित किया और मेवाड़ के शासक भीम सिंह को संदेश भेजा कि या तो हम आप पर आक्रमण करेंगे, ठीक है, अन्यथा आपके पास ये दो ऑप्शन है कि या तो कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ कर दो? मान सिंह के साथ, अन्यथा उसे मार डालो। ठीक है, तो ये था उन मराठों का हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें थोड़ा सा जयपुर के कछवाहा वंश से हटकर जोधपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है उस पर चर्चा करते हैं। अब इस पर चर्चा यहाँ पर करने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की राजनीति में जो मराठों का हस्तक्षेप हुआ था उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। अगर कोई प्रश्न आता है तो मराठों से संबंधित उस प्रकार नहीं आएगा क्योंकि मराठों में कटौती का वर्णन नहीं किया गया है सिलेबस में, जो सेकंड ग्रेड है का फर्स्ट पेपर है उसमें। इसे इस प्रकार पूछा जा सकता है क्योंकि ये जोधपुर के राजवंश यानी कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। जोधपुर का तत्कालीन शासक था अभय सिंह। ठीक है, ये वही अभय सिंह है जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था और इनके समय खेजड़ली आंदोलन भी हुआ था। का भाई भगत सिंह था, वह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बनना चाहता था। ये तो हमेशा से ही होता रहा है क्योंकि भाई भाई का दुश्मन है। अभय सिंह शासक राजगद्दी पर था और भगत सिंह उसे हटाकर स्वयं शासक बनना चाहता था। और ऐसी एक स्थिति तब आई जब अभय सिंह की मृत्यु हो गई थी और अभय सिंह की मृत्यु के साथ उसका पुत्र राम सिंह राजगद्दी पर बैठा। राम सिंह उम्र में कम था तो भगत सिंह ने उसे सिंहासन से हटा दिया और स्वयं राजा बन गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया और जो राम सिंह यानी कि अभय सिंह का जो पुत्र था वो जयपुर भागकर माधो सिंह की शरण में चला गया और एक ही सहायता थी उस समय कि मराठों को आमंत्रित किया जाए और मुझे राजकाज वापस प्राप्त हो। ठीक है, और ये घटना और ज़्यादा पेचीदा बन गई जब भगत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विजय सिंह मारवाड़ का शासक बना था। अगर उसमें
अभय सिंह के पुत्र राम सिंह को शासक बना दिया जाता तो स्थिति नहीं उत्पन्न होती ऐसी, परंतु बख्त सिंह का पुत्र विजय सिंह उस समय मारवाड़ का शासक बना था। और ये विजय सिंह वही है जिन्होंने तुंगा और पाटन के युद्ध में जयपुर के कछवाए शासक प्रताप सिंह का साथ दिया था मराठों के विरुद्ध में। तो मराठे वैसे ही विजय सिंह से नाराज थे और आक्रमण करने का या उनसे बदले लेने का कोई बहाना तलाश कर रहे थे। चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम। जून 1749 को अभय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राम सिंह, ठीक है, राम सिंह राजगद्दी पर बैठा था। नवंबर 1750 में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त करके गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, पहले अभय सिंह की मृत्यु हुई, अभय सिंह के बाद में उसका पुत्र राम सिंह बना, परंतु राम सिंह को बख्त सिंह ने हटाकर स्वयं शासक बन गया था। इस पर राम सिंह ने क्या किया, वो भागकर जयपुर आया और उस समय जो जयपुर का शासक कौन था, माधो सिंह था, से शरण प्राप्त की और मराठों से सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे अगली लाइन पर चलते हैं। 1752 में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था, तब उसका विरोध करने का मराठों को एक कारण और मिल गया था। ठीक है, एक तो राम सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त की थी और दूसरा अजमेर पर मराठा अपना अधिकार करना चाहते थे मुगल सत्ता के बाद में, परंतु उस समय जो जोधपुर का शासक बख्त सिंह था उसने अजमेर पर आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे मराठा और ज़्यादा नाराज हो गए और एक बहाना और मिल गया उन पर आक्रमण करने का, क्योंकि मराठा स्वयं अजमेर पर अपना अधिकार करना चाहते थे और उस पर अधिकार किसने कर लिया, बख्त सिंह ने। 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की राजगद्दी पर आश्रित बैठ गया। ठीक है, 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद में उसका पुत्र विजय सिंह राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पर जून 1753 में राम सिंह ने रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, और 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा तथा नागौर में उन्होंने शरण प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे ही बख्त सिंह की मृत्यु हुई, मराठों ने जयपा सिंधिया के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया। उस समय जो जोधपुर का शासक था बख्त सिंह का पुत्र विजय सिंह नागौर के आसपास मेड़ता में युद्ध किया, परंतु युद्ध में परास्त होने के बाद में विजय सिंह भागकर नागौर में चला गया था और वहां पर उन्होंने शरण प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि फरवरी 1756 में मराठों और मारवाड़ के शासकों के बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि में क्या थी कि सबसे पहले मराठों ने अपने पक्ष को रखा था। क्या रखा था कि अजमेर का गढ़बिटली दुर्ग है, जो तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, को मराठों के अधिकार में रहेगा। यानी कि अजमेर किसके अधिकार में रहेगा, मराठों के अधिकार में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। इसके अलावा जो जालोर सहित मारवाड़ का भाग है, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबसर, केकड़ी के 84 गांव शामिल थे, उन पर राम सिंह का अधिकार रहेगा। यानी कि जो मारवाड़ के आसपास के जो छोटे मोटे इलाके थे वहां पर किसका अधिकार रहेगा, राम सिंह का अधिकार रहेगा। परंतु जो जोधपुर है, नागौर है और मेड़ता, जो कि जोधपुर या मारवाड़ के मुख्य भूभाग है, वहां पर विजय सिंह का ही अधिकार माना जाएगा। किसका अधिकार माना जाएगा, विजय सिंह का अधिकार माना जाता है। और इसी कारण मारवाड़ का जो शासक था वो विजय सिंह ही रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर मराठा ने रुके नहीं थे, उन्होंने क्या किया, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु मराठों को 50 लाख रुपए देने का स्वीकार भी किया था और राम सिंह ने अपनी सहायता हेतु 5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, राम सिंह ने 5 लाख और विजय सिंह ने 50 लाख रुपए मराठों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया था। इसके अलावा इस संधि में एक चीज और क्या हुई, वो ये थी कि
जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को भी देगा। ठीक है, ये थी जो समझौता हुआ था फरवरी में, उसकी शर्तें थी कि सबसे पहले मराठों का अजमेर पर अधिकार समझा जाएगा। इसके अलावा जो जालोर, सांबर, मारोट, सोजत, प्रबसर और केकड़ी के कुछ इलाके राम सिंह को सौंपे जाएंगे। जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का अधिकार रहेगा। विजय सिंह 60 लाख रुपए भी देगा। ठीक है, और जोधपुर राज्य प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में भी मराठों को देगा। और यही कारण था कि विजय सिंह इनसे बदला लेने का मौके की तलाश में था। और यही मौका, वह मौका कब मिला, जब जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने और जोधपुर के शासक विजय सिंह ने मिलजुल करके मराठों पर आक्रमण किया था। कौन से युद्ध में? तुंगा के युद्ध में। ठीक है, और इस प्रकार मराठों की जो स्थिति थी वो दिन भर राजपूत शासकों में क्या होती गई, आक्रोशित होती गई। और यही कारण था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था तब उनके विरोध में सिर्फ मराठा थे, और बाकी जो शासक थे वो अप्रत्यक्ष रूप से किनके साथ में थे? अहमद शाह अब्दाली के। अगर इन मराठों ने अपनी इन नीतियों को परित्याग कर दिया होता और वो राजपूत शासकों का या अन्य शासकों का शोषण नहीं करते, तो हो सकता था कि ये शासक है, हिंदू शासक है, मराठों के पक्ष में लड़े और अहमद शाह अब्दाली को भारत लूटने भी नहीं देते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर के स्थापत्य कला के बारे में। जयगढ़ का दुर्ग, जिसका हमने कल जिक्र किया था, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वाई जय सिंह यानी कि जय सिंह द्वितीय ने दिया था। एक नंबर बात। दूसरी, जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी के टांके भी हैं। और हमने एक बात और जिक्र की थी, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में ही तोप बनाने का एक बड़ा कारखाना भी स्थित है। जयपुर को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई गुप्त सुरंगें हैं। इसके अलावा जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांके के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयगढ़ के किले में ही विशाल तोप डालने वाला कारखाना भी स्थित है। ठीक है, इस किले में तोप डालने वाला कारखाना भी स्थित है। और जयबाण जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वो इसी किले में स्थित है, स्वयं जय सिंह के द्वारा निर्मित। इसके अलावा जय सिंह ने स्थापत्य के क्षेत्र में और क्या कार्य किया? इन्होंने जयपुर में गोविंद देव जी का एक भव्य मंदिर भी बनाया था। यह गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है वो जय सिंह वृंदावन से लेकर आए थे। कहाँ से? जय सिंह वृंदावन से लेकर आए थे। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के शासकों में ईश्वर सिंह हुए, जिन्होंने ईसर लाट है, जिसे सर्वग वेदी मीनार या सरगासुली भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई में थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वर सिंह ने करवाया था। और किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो ये वो था कि राजमहल के युद्ध में जब इन्होंने माधो सिंह और मराठों की संयुक्त सेना को परास्त किया था, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में याद के रूप में इस सरगासुली का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, ये 5 मंजिला है। 1799 में इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। ये प्रताप सिंह वही है, तुंगा और पाटन के युद्ध वाला। इसका जो डिजाइन था वो लालचंद उस्ता के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता के द्वारा तैयार किया गया था। हवा महल की जो बनावट है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। जैसे नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है ना, उसी प्रकार हवा महल है जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसमें 953 झरोखे हैं। कितने? 953। ठीक है, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है। इसके अलावा ये 5 मंजिला भी है। हवा महल कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। 953 इसमें झरोखे हैं। और ये जो हवा महल है क्यों बनाया गया था? रानियों के बैठने के लिए। जब भी कोई भव्य आयोजन होता था तो रानियां इन झरोखों में बैठकर उन आयोजनों को देखती थी। ठीक है, इसके अलावा प्रताप सिंह जो
आमेर का शासक था वो स्वयं ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचनाएं करते था और इनके दरबार में 22 विद्वानों की एक गंधर्व है, 22 जिसे टोली या मंडली कहा जाता है, गंधर्व 22 वो भी स्थित थी। और वह जयपुर का वह कौन सा शासक है जो स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताओं की रचना करता था? तो वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं रचित करते थे और इनके दरबार में 22 विद्वानों की गंधर्व 22 मंडली थी। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर है कि आमेर का महल। आमेर का महल निर्माण 1592 में मान सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, प्रारंभ करवाया था। ये मान सिंह ने किस लिए बनाया था? इसने दुश्मनों से मुकाबले और बचाव के लिए बनाया था। अब इस बात को बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हुए ध्यान में रख लेना कि किस महल का निर्माण मान सिंह ने अपने दुश्मनों से मुकाबले एवं बचाव करने के लिए बनाया था? तो वो था आमेर का किला, जिसका निर्माण 1592 में मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा आमेर महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आमेर का महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण रूप है, क्योंकि कई बार स्थापत्य की जो शैलियाँ पूछी जाती हैं, हिंदू तो स्वयं था और उस समय मुगल शैली का पर भी प्रभाव था। तो आमेर का महल है हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ के किले के बारे में। नाहरगढ़ का किला, जो कि सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, का निर्माण 1734 में स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। एक बात। दूसरी, इस किले में माधवेंद्र भवन भी है और एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई थी। ठीक है, और हमने यह भी पढ़ा था कि नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए भी करवाया था। नाहरगढ़ का किला, ये नाहर इसलिए ये नाहर बोमिया जी हैं, उनके नाम पर इसका नाम है नाहरगढ़ रखा गया था। 1734 में बनाया गया था। यहाँ पर माधवेंद्र भवन भी है और एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी स्थित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इनकी आधारशिला रखी थी। कब? अल्बर्ट हॉल की जो आधारशिला है वो किसके द्वारा रखी गई थी? 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि उस समय जो जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था, जिसने जयपुर का जो गुलाबी कलर भी करवाया था और पिंक सिटी भी के नाम से भी जानी जाती है, जिस कारण। इसके अलावा इसका जो डिजाइन था वो स्विंटन जैकब के द्वारा तैयार करवाया गया था। किसके द्वारा? स्विंटन जैकब के द्वारा बनाया गया था। और इसे इंडोसौर सैनिक जो कि क्या है, एक अरबी शैली है। क्या है, इस बात को ध्यान रखना, इंडोसौर सैनिक एक अरबी शैली है पर बनाया गया था। डिजाइन किसने? स्विंटन जैकब ने। स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय यह बनाया गया था। इसे सेंट्रल म्यूजियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल म्यूजियम भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार पुनः चर्चा करते हैं। अल्बर्ट हॉल, जिसे सेंट्रल म्यूजियम भी कहा जाता है, राम सिंह के समय बनाया गया था। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका डिजाइन स्विंटन जैकब के द्वारा तैयार करवाया गया था। ये इंडोसौर सैनिक जो कि एक अरबी शैली है पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं है। इसमें हमने जयपुर के थोड़े अन्य शासक थे, जैसे प्रताप सिंह के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा जयपुर के स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी। और जोधपुर के जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उन पर भी, जो राम सिंह और विजय सिंह के बीच में प्रारंभ हुआ था। और इससे उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत इन दोनों के पिता, राम सिंह के पिता अभय सिंह और विजय सिंह के पिता भक्त सिंह से ही शुरू हो गई थी। उनके बारे में चर्चा की थी। और इसके अलावा कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में भी हमने पढ़ा था। और कृष्णा कुमारी विवाद क्या था? कृष्णा कुमारी भीम सिंह मेवाड़ के शासक की पुत्री थी और उनका विवाह किसके साथ किया गया था? सगाई किसके साथ की गई थी? मारवाड़ के शासक भीम सिंह। परंतु भीम सिंह जैसे ही शादी से पूर्व उनका निधन हो गया था,
तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ निश्चय कर दिया? जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ, और जिससे मारवाड़ का जो आगामी शासक बना था मान सिंह, वो नाराज हो गया और उसे मारवाड़ के राठौड़ों का अपमान समझा, और इसी से जयपुर के कछवाए शासक और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच में संघर्ष की भावना पैदा हो गई थी। और ये संघर्ष की भावना जल्द ही समाप्त हो गई जब जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ शासक विजय सिंह से साठगांठ करके मराठों के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी क्लास के साथ हमारा जो कि आमेर के कछवाए राजवंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, टॉपिक थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आमेर के कछवाओं वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और एक बात और, हमारी क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर अपलोड कर दी जाती है। उसका जो लिंक है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबरों पर SMS कर देना, और जो भी PDF आपको चाहिए उसके लिए भी बोल देना। मोबाइल नंबर है 7619761567। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट है वो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, और जल्द से जल्द इसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्लासें हैं वो भी प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।